दोस्तों, गाजा पट्टी में हमास के एक जबरदस्त ऑपरेशन में 7 इजरायली सैनिकों की एक साथ मौत ने पूरी आईडीएफ को झकझोर कर रख दिया है। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या इजरायली सेना वाकई थक चुकी है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अलग अलग विशेषज्ञों की राय, जो बताते हैं कि यह हमला ईरानी मिसाइलों से भी बड़ा झटका क्यों है और कैसे हमास की नई रणनीति ने इजरायल को पूरी तरह से बेबस कर दिया है। और साथ में आपको बताएंगे ईरान इजरायल युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की खुलेआम तारीफ की है। इसी के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार एक मुस्लिम और फिलिस्तीन समर्थक मेयर बन सकते हैं। उम्मीदवारी चुनाव भी जीत गई है। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ बने रहें। और जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा के खान यूनिस में जो हमला हुआ, जिसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए, जैसे कि हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन इस घटनाक्रमों को राजनीतिक और सामरिक विशेषज्ञों ने एक बड़ा मोड़ बताया है। अल जज़ीरा टीवी ने इस हमले के वीडियो फुटेज दिखाया, जिसमें हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड ने 2 इजरायली सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाया। इस हमले में एक अफसर समेत कुल 7 सैनिक मारे गए। हमास के अबू उबैदा का कहना है कि जब तक इजरायली आक्रमण जारी रहेगा, तब तक इजरायली सैनिकों के जनाजे उठते रहेंगे। इजरायली सेना का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक हमलावर ने किया। वहीं इजरायली चैनल 13 ने बताया कि इस घटना की जांच शुरू हो गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक राजनीतिक और सामरिक मामलों के जानकार सईद जियाद ने कहा, यह हमला 2025 में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है जो इजरायली फौज को हुआ। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में शवाज नाम की तीसरी जनरेशन की IED यानी बारूदी सुरंग का इस्तेमाल हुआ, जिसका वजन 21 किलो था। खास बात ये थी कि ये बम गाड़ी के नीचे नहीं बल्कि अंदर लगाया गया था, जिससे वो पूरी तरह जल उठी। इजरायली फायर ब्रिगेड उसे गाजा के बाहर ले जाकर ही बुझा पाई। सईद जियाद ने बताया कि सिर्फ 2 फाइटर थे, जबकि इजरायली टीम में लगभग 20 सैनिक थे, लेकिन एक गोली तक वापस नहीं चली, यानी हमास के लड़ाकों पर IDF फायरिंग नहीं कर पाए। इससे साफ है कि इजरायली सेना में मनोबल की भारी कमी है। वहीं इजरायली मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि इन 7 सैनिकों की मौत ने इजरायली समाज को ज़्यादा झटका दिया बनिस्बत उन नुकसानों के जो ईरान के मिसाइल हमले से हुए। उन्होंने बताया कि अब इजरायली समाज को यह जंग गैर ज़रूरी और बेमतलब लगने लगी है। इजरायल सिविलियन की मौत का इस्तेमाल तो प्रचार में करता है, लेकिन जब उसके अपने सैनिक मरते हैं तो ये उसकी सैन्य नाकामी को उजागर करता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने यह भी कहा, अब इजरायली मीडिया और समाज में सैनिकों की मौत को लेकर जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो बेमतलब और थकाऊ लगने लगे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक सैन्य विश्लेषक ब्रिगेडियर जनरल इलियास हन्ना ने कहा, जब दुश्मन को अपने नुकसान की भरपाई ना हो पाए तो वही असली स्टैग्नेशन या थकावट होती है, और यही अब इजरायल के साथ हो रहा है। उन्होंने बताया कि इजरायल की सेना अब थकी हुई है, रिजर्व सैनिक भी थक चुके हैं और मरने वालों की गिनती लगातार बढ़ रही है। हन्ना ने यह भी कहा कि मुकाबले में गाजा की फौज एक अलग रणनीति अपना रही है, वक्त को लंबा करना और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देना। वो कहते हैं ये रणनीति ऐसी चीज़ है जिससे इजरायल भाग नहीं सकता, उसे इसी रणनीति से लड़ना पड़ेगा जो उसे थका रही है। जियाद ने याद दिलाया कि इजरायल जब भी ऐसी जंगों में फंसा है, चाहे लेबनान हो या गाजा, आखिर में उसे पीछे हटना पड़ा है। अगर ये जंग हवाई से ज़मीनी लड़ाई में बदली तो भी इजरायल हार सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। वो ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूँ तो इसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की ज़रूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी तेल खरीदेगा। हालांकि व्हाइट हाउस अधिकारी ने साफ किया था कि यह ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत का ऐलान नहीं था।
बता दें कि ईरान इजराइल में 12 दिन चली जंग के बाद ट्रंप ने मंगलवार को सीज फायर का ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी चुनाव में 33 वर्षीय जोहरान ममदानी ने 43% वोट के साथ बड़ी जीत हासिल की, जो कि खुले तौर पर फ़लस्तीन समर्थक, खुद को समाजवादी कहने वाले और मुस्लिम उम्मीदवार हैं। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, जो इजरायल के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और इस्लामोफोबिक कैंपेन चलाने के आरोपों में घिरे रहे। ममदानी ने जीत के बाद कहा कि ये जीत उस आवाज़ की है जो न्यूयॉर्क में रहने की कीमत और अमीरी गरीबी के फ़र्क को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने चुनाव प्रचार में खुलकर इजरायल पर गाज़ा में नरसंहार करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार कराएंगे, जिसके बाद इजरायली समर्थक संगठनों और यहूदी कट्टरपंथियों ने उन पर हमला बोला और यहाँ तक कहा कि न्यूयॉर्क के यहूदियों को शहर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी ममदानी ने अरबों डॉलर के विरोध और मीडिया दबाव को पछाड़ते हुए जीत हासिल की। जहां बर्नी सैंडर्स ने कहा, तुमने राजनीति, पैसे और मीडिया की पूरी व्यवस्था को हरा दिया, और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने भी इस जीत को जनता की जीत बताया। दोस्तों, चुनाव परिणामों के आधिकारिक घोषणा के बाद ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव में पहले मुस्लिम उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया। साथ ही नवंबर में होने वाले चुनाव में अगर ममदानी जीतते हैं तो वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मुल्क के मेयर बनेंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि ममदानी एक भारतीय मुल्क है, यानी इनका पेरेंट्स भारतीय है। लेकिन एक बयान में ममदानी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू जैसा बताया था और कहा था, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान है ही नहीं। हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वो एक युद्ध अपराधी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन मुकदमों को तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए या फिर नेतन्याहू को माफ़ी दी जानी चाहिए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि नेतन्याहू को सोमवार को कोर्ट में पेश होना है, जो एक लंबे समय से चल रहा केस है। ये मुकदमा बेकार है और इसे तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, नेतन्याहू ने इजरायल के लिए बहुत कुछ किया है और अमेरिका में कोई और ऐसा नहीं था जो मेरे साथ इतने अच्छे तालमेल में काम कर सकता। उन्होंने कहा, अमेरिका ने जैसे इजरायल को बचाया था वैसे ही अब हम नेतन्याहू को बचाएंगे। यानी ट्रंप का इशारा ईरानी जवाबी हमले की तरफ था। ट्रंप ने कहा कि इजरायल जो हाल ही में अपने इतिहास के सबसे बड़े मौक़ों में से एक से गुजरा है और जिसे नेतन्याहू मजबूती से लीड कर रहे हैं, ऐसे समय में अपने प्रधानमंत्री पर मुकदमे चलाना हास्यास्पद है। उन्होंने नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा, इजरायल के इतिहास में कोई भी नेता इतना बहादुर और कुशल नहीं रहा जितना नेतन्याहू है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कह रहे हैं, बच्चों का हत्यारा कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।